देवभूमि में 25 से 27 मई को होगी G20 सम्मेलन। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पारंपरिक रूप से विदेशी मेहमानों का हुआ जोरदार स्वागत। छोलिया नृत्य कर रहे कलाकारों संग झूमे मेहमान। देवभूमि आने वाले लोगों को सत्यापन कराना होगा अनिवार्य। सीएम धामी ने गृह विभाग को सत्यापन अभियान चलाने का दिया निर्देश। सीएम धामी बोले, लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। दून पहुंची वंदे भारत ट्रेन। दून से दिल्ली के बीच ट्रायल। 25 मई को वंदे भारत ट्रेन का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे उद्घाटन। जल्द ही दून से दिल्ली तक सफर करने का यात्रियों को मिलेगी सुविधा। देवभूमि में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अवैध मकानों को किया गया ध्वस्त। अधिकारी और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक। अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी। देवभूमि में मौसम विभाग ने भारी बारिश का जताया अनुमान। पहाड़ से मैदान तक बारिश का येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने चारधाम यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में 24 व 25 मई को होने वाले G20 सम्मेलन के लिए विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंगलवार सुबह विदेशी डेलीगेट्स देहरादून पहुंचे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर मेहमानों को ADM रामजी शरण शर्मा रिसीव करने पहुंचे। वहीं मेहमानों का सांस्कृतिक प्रस्तुतियों व पारंपरिक रूप से तिलक व माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद विदेशी मेहमानों का काफिला नरेंद्र नगर की ओर रवाना हो गया। छोलिया नृत्य की पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर प्रस्तुति दे रही कलाकारों को देखकर मेहमान खुद को नहीं रोक पाए और महिलाओं के साथ ही पुरुष मेहमानों ने भी उत्तराखंड के गीत संगीत पर कलाकारों के साथ सुंदर नृत्य किया। सभी मेहमान एयरपोर्ट पर हुई मेहमान नवाजी से काफी खुश और अभिभूत नजर आए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी जो कि G20 की बैठकें आयोजित हो रही हैं और इस बीच जो बैठकें आयोजित हो रही हैं उसमें सम्मिलित होने के लिए जो विदेशी मेहमान हैं, तमाम देशों के प्रतिनिधि वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जैसे ही ये प्रतिनिधि एयरपोर्ट पर पहुँचे उसके बाद बाहर निकले तो भारतीय और खासतौर पर उत्तराखंड के पारंपरिक संस्कृति के साथ स्वागत किया गया। छोला नृत्य के साथ इन जो मेहमान यहाँ पर पहुंचे हुए थे उन्होंने इनका मंत्र मुग्ध कर लिया और इस मेहमान नवाजी से बेहद खुश नजर आए। बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन ये बैठक चलेगी। तमाम विषयों को लेकर बातचीत होगी और इस बीच इस डेलीगेट में तमाम देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम व सभी धार्मिक स्थलों में काम कर रहे बाहरी लोगों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग को आदेश दिए कि बाहरी व्यक्तियों के लिए लगातार सत्यापन अभियान चलाया जाए और साथ ही किराएदारों का भी नियमित सत्यापन करने का आदेश दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग को चारधाम व प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों व उनके आसपास काम कर रहे बाहरी लोगों का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में बाहरी लोगों के सत्यापन अभियान में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने बाहर से आकर उत्तराखंड में नए भूखंड व भूमि खरीदने वालों की पृष्ठभूमि की भी जांच करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर भूमि खरीदते हैं उनका औचित्य क्या है, इसको लेकर यहाँ पर जांच परख होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन अतिक्रमण किया जाता है, अवैध जमीनों पर कब्जा या कर लिया जाता है, वहाँ पर मजार बनाई जाती है। इसको लेकर सरकार भी अब सख्त हो गई है। चारधाम और सभी धार्मिक स्थलों में काम कर रहे बाहरी लोगों का जो सत्यापन है वह उनका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग को ये साफ तौर पर आदेश भी दिए कि जो भी व्यक्ति बाहर से यहाँ पर आते हैं उनकी लगातार
रजिस्ट्रेशन चलाया जाए, उनका रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया जाए। सभी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और साथ ही किराएदारों का भी नियमित रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दिया। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने गृह विभाग को चारधाम व प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल व उनके आसपास काम कर रहे बाहरी लोगों का सत्यापन करने के निर्देश दिए। प्रदेश भर में बाहरी लोगों के सत्यापन अभियान में लापरवाही करने वाले जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और बाहर से आकर उत्तराखंड में नए भूखंड व भूमि खरीदने वालों की पृष्ठभूमि की भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून रेलवे स्टेशन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची। वंदे भारत ट्रेन का संचालन 2 दिन बाद देहरादून रेलवे स्टेशन से दिल्ली के बीच किया जाना है। इसके ट्रायल के लिए वंदे भारत देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। वहीं ट्रेन के उद्घाटन के लिए देहरादून रेलवे स्टेशन भव्य रूप से सजाने का काम भी शुरू कर दिया गया। स्टेशन के 2 प्लेटफॉर्म में टेंट लगाने, रंग रोगन का काम शुरू किया गया। 24 मई को दोनों प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी जाएगी। दून से चलने वाली ये ट्रेन देश की 18वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। 25 मई को सुबह 11 बजे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर दून रेलवे स्टेशन के 2 प्लेटफॉर्म पर करीब 300 मीटर से ज्यादा का लंबा टेंट लगना है, जबकि स्टेशन पर रखे गमलों पर भी रंग रोगन का काम तेजी से किया जा रहा है। वहीं DRM मुरादाबाद मंडल अजय नंदन समेत रेलवे के कई अधिकारियों ने देहरादून स्टेशन का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद तमाम अधिकारी रुड़की रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के लिए रवाना हो गए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से वंदे भारत ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। गाड़ी कब देहरादून पहुंचेगी, ट्रेन का संचालन, समय, टिकट और स्टॉपेज को लेकर भी अभी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। 1-2 दिन में रेलवे की ओर से यह अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वंदे भारत ट्रेन चलने से यात्रियों को यात्रा करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब जो कि कई राज्यों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात धीरे धीरे मिल रही है और इसी कड़ी में अब उत्तराखंड को भी ये सौगात मिलने जा रही है। बता दें कि 25 तारीख को इसका उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। दिल्ली से दून पहुंची ये ट्रेन जिसका ट्रायल किया गया, 25 तारीख से ये डेली बेसिस पर चलेगी। और जो ये ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन, इसमें तमाम तकनीक से पूरी तरह से लैस है, हाईटेक टेक्नोलॉजी और कई चीज़ें इसमें जो यात्रा है वो आसानी से यहाँ पर यात्रियों के लिए हो पाएगी और सुगमता से जो यात्री हैं वो इसका लुत्फ उठा पाएंगे। उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कई विभागों की तरफ से नोटिस देने के माध्यम से अतिक्रमणकारियों को अपने मकान खाली करने के निर्देश दिए गए और साथ ही मकान खाली न होने पर तोड़ने की चेतावनी भी दी गई, जिसको लेकर लगातार प्रभावित लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में सिंचाई विभाग ने ग्राम ढिकुली स्थित विभाग की नहर पर कब्जा कर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए JCB मशीन की मदद से कई अतिक्रमणकारियों की मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। मौके पर मौजूद तहसीलदार विपिन चंद्र और सिंचाई विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन अधिकारियों ने अपनी कार्रवाई को जारी रखा तो वहीं ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ विरोध भी जताया। देवभूमि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया कि उत्तराखंड में अधिकतर जिलों में मौसम करवट बदलेगा। प्रदेश भर में कई जगह बारिश और तेज गर्जना के आसार भी हैं। इसे लेकर आज के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया, जबकि 24 और 25 मई को बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज कहीं कहीं बारिश व तेज गर्जना, बिजली चमकने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलेंगी, जबकि अगले 2 दिन प्रदेश में कहीं कहीं ओलावृष्टि, झक्कड़ और गर्जना के साथ बिजली चमकने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 23 से 26 मई तक के लिए बारिश, गर्जना और बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने लोगों से अलर्ट को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने चारधाम यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी। प्रशासन ने चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है और उत्तराखंड पुलिस ने अपने ट्विटर पर यह जानकारी दी और लिखा, कृपया सावधानी बरतें, मौसम के अनुसार ही आप यात्रा करें। और साथ ही मौसम विभाग ने यह कहा कि बरसाती छाता व ऊनी गर्म वस्त्र साथ में जरूर लेकर चलें। मौसम की सूचना चेक करने की सलाह भी दी। आपको बता दें कि एक तरफ यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा के साथ कई जगहों पर बारिश के आसार भी हैं। मौसम विभाग ने भी इस बात को लेकर कहा कि आने वाले समय में मौसम में करवट ज़रूर देखने को मिलेगी, मौसम करवट ज़रूर लेगा और कई ज़िलों में बारिश होने की संभावना है। और जो यात्री यात्रा कर रहे हैं, चारधाम की यात्रा कर रहे हैं, वो
सुरक्षित रहें, सचेत रहें, सतर्क रहें और अपने साथ तमाम ज़रूरी जो सामान है वो ज़रूर लेकर अपने साथ चलें। लेकिन कुछ जगहों पर जो कि देखने को मिलता है कि रास्ते ख़राब हो जाते हैं, यात्रा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बारिश बंद हो उसका इंतज़ार करें या फिर मौसम सही होने का आप इंतज़ार करें, उसके बाद ही आप यात्रा का अगला पड़ाव आप तय करें। उत्तराखंड के खटीमा में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि खटीमा पुलिस ने 6 ग्राम से ज्यादा अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी के निर्देश अनुसार नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध स्मैक भी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज किया, आरोपी को जेल भेज दिया। मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। दरअसल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद संकल्प ले चुके हैं कि 2025 तक देवभूमि को नशा मुक्त बनाना है और जिसके तहत युद्ध स्तर पर नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। नशा मुक्त अभियान के तहत लगातार नशा तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार ये चीज़ देखने को मिलती है कि राजधानी देहरादून में और आसपास के और भी इलाकों में जो नशा तस्कर है बहुत तेज़ी के साथ ये तस्करी करते हैं और जो युवा हैं बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं उनमें नशे की लत लगवाते हैं। माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। जो माहौल है उत्तराखंड देवभूमि का उसको ख़राब करने की इनके द्वारा कोशिश की जा रही है। और इस बीच सुदर्शन न्यूज़ भी कई बार देवभूमि में नशा जिहाद को लेकर खबरें चला चुका है, बता चुका है, लोगों को आगाह कर चुका है कि किस तरह से नशा जिहाद पैर फैला रहा है उत्तराखंड में। इसको रोकने की कोशिश भी लगातार होनी चाहिए। इसको लेकर सचेत भी हम लगातार अपने दर्शकों को, लोगों को कर रहे हैं। ये कल शाम को खटीमा कोतवाली द्वारा चेकिंग में एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसका नाम राशिद है। उससे 6.08 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। उसकी अरेस्टिंग हो गई है और अब विवेचना चल रही है। नारंगमत्ता पुलिस द्वारा भी एक व्यक्ति को लगभग 5 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया है और एक व्यक्ति को 315 बोर अवैध तमंचे के साथ पकड़ा गया है। दोनों की गिरफ्तारी कर दी गई है और इसमें विवेचना चल रही है। उत्तराखंड में वन विभाग और प्रशासन का अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में लालकुआं तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टाड़ा रेंज के वन विभाग टीम ने नेशनल हाईवे प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में वन भूमि पर हाईवे किनारे बने 2 मज़ारों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। वन विभाग ने दोनों ही स्थलों को ध्वस्त करने के साथ ही लोगों को वन विभाग और हाईवे की जमीन पर किसी तरह के अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी। बता दें कि उत्तराखंड सरकार की ओर से जंगलों व सड़क किनारे अवैध रूप से निर्मित मज़ारों को हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टांडा रेंज के अंतर्गत दवाई स्थित नेशनल हाईवे के किनारे वन भूमि पर बने 2 धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया गया। वहीं वन विभाग की ओर से पूर्व में स्थानों पर बने मज़ारों को हटाने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था, मगर अभी तक उन्हें हटाया नहीं गया। वन क्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में नेशनल हाईवे प्रशासन और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में वन प्रभाग की टीम नगला बाईपास स्थित दवाई फार्मा के पास पहुंची, जहां वन विभाग ने दोनों ही मज़ारों को ध्वस्त कर दिया। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी ने कहा कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उत्तराखंड में मज़ारों को हटाने का काम जारी है। जो अवैध मज़ार अवैध रूप से बनाई गई हैं उन मज़ारों को हटाया जा रहा है, क्योंकि बता दें कि उत्तराखंड में जगह जगह कुकुरमुत्तों की तरह ये मज़ारें खड़ी कर दी गई हैं और इनका ये औचित्य रहता है कि पहले इन मज़ारों को बनाया जाए, उसके बाद इसका विस्तार किया जाए, इसको बढ़ाया जाए, उसके बाद मस्जिद, मज़ार के बाद मस्जिद, मस्जिद के बाद मदरसा और एक बड़ा रूप ले लेता है, जिसके बाद ज़मीन कब्जानी शुरू हो जाती है। आसपास जो जिहादी है वो बसने लग जाते हैं और इसकी वजह से जो हिंदू यहाँ पर रहते हैं उन्हें दिक्कतें होने लगती हैं। इसी के साथ अब सरकार पूरी तरह से सख्त है। सरकार ने पहले भी कह दिया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साफ तौर पर ये कह चुके हैं, जो अवैध मज़ार बनी हुई हैं, जो अवैध रूप से अतिक्रमण लोगों ने किया हुआ है, उन्हें आप खुद हटा लें। अगर आप नहीं हटाते हैं तो प्रशासन के द्वारा उसे हटवाया जाएगा, उसमें बुलडोज़र चलाया जाएगा। इसी के तहत अब लगातार कार्रवाई हो रही है। कई जगहों पर, कई मज़ारों पर बुलडोज़र की गर्जना हो रही है। बुलडोज़र के माध्यम से इन मज़ारों को, अवैध मज़ारों को गिराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और कई जगहों पर विरोध भी किया जा रहा था मज़ार तोड़ने का, लेकिन प्रशासन के द्वारा एक नहीं सुनी गई। सभी अवैध मज़ारों को तोड़ा जा रहा है।
देखिए, विभाग के आदेश के अनुपालन में पहली बार ये नंगला बाईपास के बाद एक मजार थी और ये मंदिर, दोनों को हम आज ध्वस्त कर दे रहे हैं और आगे की कार्रवाई अभी देखते हैं क्या होती है। सर, कितने धार्मिक स्थानों को वन विभाग द्वारा चिन्हित किया गया है आपके? नहीं, हमारे पास तो जैसे जो टांडा रेंजेस में 2 ही धार्मिक स्थल थे जो इनको आज ध्वस्त किया जा रहा है और फिर अतिक्रमण है, इनको हटाया जाएगा। कुछ और भी चिन्हित करा जाएगा? हाँ, कुछ अतिक्रमण क्षेत्र है जिनको चिन्हित किया जाएगा और उनको हटाया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से किस प्रकार से सहयोग लिया जा रहा है पुलिस को? देखिए, पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, पन्नगर थाना पुलिस, उधम सिंह नगर की पुलिस और पीएससी के सारे कर्मचारी अधिकारी हमारे साथ हैं। ये एनएच के अधिकारी हमारे साथ हैं। ये जो मस्जिद और ये मंदिर है एनएच की एरिया में आ रहा है, आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं, ये तो उनके द्वारा कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड के रामनगर के ग्रामीण सिंचाई विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जमकर प्रदर्शन भी किया। और आपको यह भी बता दें कि सिंचाई विभाग की तरफ से भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई विभाग की नहरों व गुलों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नोटिस देने की कार्रवाई की गई है, जिसके विरोध में प्रभावित ग्रामीणों ने कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध जताया, विरोध प्रदर्शन किया। जब इनको पानी का कनेक्शन दिया जा रहा था, जब इनको बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा था, इनके उत्तराखंड के विद्यालय शिक्षा परिषद की तरफ से वर्ष 2023 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षाफल 25 मई को घोषित किया जाएगा। परिषद की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने जानकारी दी और बताया, इस साल 6 मार्च से 16 अप्रैल तक बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न हुई थी, जिसके बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया। उन्होंने बताया कि परिषद की तरफ से परीक्षा फल को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और साथ ही 25 मई को सुबह 11 बजे बोर्ड सभागार में परीक्षा फल की घोषणा की जाएगी, जिसके बाद विद्यार्थी परिषद की वेबसाइट पर जाकर भी अपना परीक्षा फल देख पाएंगे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष हाई स्कूल में 1,32,000 और इंटरमीडिएट में 1,27,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। फिलहाल विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम का इंतजार है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं अब की बार हमारी 16 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल को समाप्त हुई हैं और हमने परीक्षा फल निर्माण का कार्य हमारा लगभग पूर्ण हो गया है। 25 मई को परीक्षा फल की घोषणा प्रातः 11 बजे परिषद कार्यालय में की जाएगी। कालसी वन प्रभाग क्षेत्र के चौहड़पुर रेंज में इन दिनों गुलदार की दहशत से लोग सहमे हुए हैं, लोग डर के साए में हैं। बता दें कि बीते 6 मई को गुलदार ने 4 वर्षीय मासूम बच्चे को अपना शिकार बनाया था, निवाला बना लिया था, जिसके बाद क्षेत्र की जनता आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आई थी। लेकिन वन विभाग की मुस्तैदी के चलते गुलदार को पकड़ लिया गया, जिसके बाद क्षेत्र की जनता ने राहत की सांस ली। वहीं फिर से क्षेत्र में गुलदार की दहशत से लोग सहमे हुए हैं। गुलदार ने कई बकरियों को अपना निवाला बनाया है, जिसके लिए रेंज अधिकारी मुकेश कुमार ने कहा कि क्षेत्र में गुलदार की सक्रियता देखने को मिली है। वन विभाग गुलदार को पकड़ने के लिए 4 टीमें गठित की जा चुकी हैं और जल्द ही गुलदार पिंजरे में कैद दिखेगा। वहीं रेंज अधिकारी ने कहा कि गुलदार की दहशत को लेकर लोगों को लगातार वन विभाग टीम जागरूक कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आकर आक्रोशित होने की जरूरत नहीं है। वन विभाग बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। चौड़पुर रेंज के अंतर्गत ग्राम शंकरपुर में एक लेपर्ड की सक्रियता बनी हुई है, जिसके द्वारा घरेलू जानवरों को नुकसान पहुंचाया गया है। वहां पर हमारे द्वारा लगातार 4 टीमें हमारी तैनात हैं वन विभाग की, जो कि लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही हैं और लोगों को सुरक्षा देने के साथ साथ जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार गुलदार के प्रति लोग जागरूक हो सकें और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। अक्सर देखा गया है जब वन विभाग की टीम के द्वारा ऐसा रेस्क्यू अभियान चला जाता है, पब्लिक काफ़ी हो जाती है। क्या पब्लिक वहाँ होना बाधा होती है कभी कभी पब्लिक? हाँ बिल्कुल, जैसे कि जब कभी भी लेपर्ड या किसी अन्य जंगली जानवर के लिए कोई रेस्क्यू ऑपरेशन या सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तो देखा जाता है कि पब्लिक में एक भीड़ की तरीके से कि क्या एक्सरसाइज चल रही है उसे देखने के लिए पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि एक जंगली जानवर है और लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम पब्लिक को जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि इस तरीके के जब कभी कोई ऑपरेशन चले तो वहाँ से अपनी दूरी बनाकर रखें, जिससे कि कोई दूसरा मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति या किसी मानव पर कोई अटैक ना हो।
उत्तराखंड के चमोली में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि थराली पुलिस ने बीते कुछ महीने पहले नारायण बगड़ के जुनेर गांव में मारपीट के दौरान महिला की हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 11 अप्रैल को दो पक्षों में मारपीट हो गई थी। वहीं मारपीट के दौरान एक महिला को गंभीर चोट लगी, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की भी मौत हो गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने आरोपी व्यक्ति पर मामला दर्ज किया और कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज किया, जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान प्रशासन ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। तहसील में जुनेर गांव है, वहां पे एक मारपीट की घटना हुई थी 11 अप्रैल को, और इसमें एक महिला पुष्पा देवी है जिसका बेटा वादी है शंभू प्रसाद। इसके बेटे और 3 अभियुक्त गजेंद्र, राकेश, रोशन के बीच मारपीट हुई थी। इसी मारपीट के दौरान गजेंद्र द्वारा पुष्पा देवी के सिर पे पीछे से पत्थर से वार किया गया था, तो इसमें इसको गंभीर चोटें आई थी। पुष्पा देवी को रेफर करते करते देहरादून रेफर किया गया था और वहीं पे इसकी मृत्यु हुई थी। तो 15 अप्रैल को इसमें राजस्व क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 22 अप्रैल को ये मुकदमे की विवेचना जिलाधिकारी महोदय और एसपी महोदय के निर्देशानुसार रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर हुई थी। तो इसमें हमारे द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया था, क्योंकि इसमें पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई देहरादून से की गई थी। तो 18 मई को हमें उसके डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए हैं और इसमें उनके अवलोकन के बाद इसमें कार्रवाई करते हुए कल शाम को गजेंद्र की गिरफ्तारी की गई है और उसे आज माननीय न्यायालय के समक्ष। बढ़ते आगे देवभूमि में हेमकुंड साहिब के कपाट खुल गए हैं। वहीं हेमकुंड यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी खबर भी सामने आ रही है। आपको ये भी बता दें कि हेमकुंड की यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलने वाली है और जल्द ही हेमकुंड के लिए हेली सेवा शुरू होगी और साथ ही हेली सेवा में किराया की भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, जिससे तीर्थ यात्रियों को हेमकुंड साहिब की यात्रा करना अब आसान होगा। हेमकुंड साहिब के लिए इस बार हेली सेवा का किराया नहीं बढ़ाया गया है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने पिछले साल की तरह इस बार भी गोविंद घाट से घांघरिया तक हेलीकॉप्टर का दोनों तरफ का किराया 5,950 रुपये प्रति यात्री निर्धारित किया। डीजीसी की अनुमति के बाद जल्द ही हेली सेवा का संचालन शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दी कि पुलिस और एसओजी ने 4 मई को मोट हल्दू के पास एक महिला की हत्याकांड का खुलासा किया। इस दौरान हत्याकांड के आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और साथ ही हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा और मृतका का मोबाइल सहित अन्य सामग्री भी बरामद कर ली है। वहीं एसएसपी पंकज भट्ट ने खुलासा किया और बताया कि महिला की परचून की दुकान थी। आरोपी 4 मई को दोपहर में महिला से सामान लेने गया था। उस सामान में हत्यारोपी की महिला से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए रात में आरोपी ने महिला के घर में जाकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। हत्या 4/5 को आपका हुई थी। इसमें आपका क्योंकि आसपास में कोई सीसीटीवी भी नहीं था, इसके अलावा सर्विलांस का भी कोई सबूत नहीं था, इसलिए इसमें जो है आपका पुलिस ने अपने मुखबिर लगाए। इसमें सत्यापन की कार्रवाई तेज की गई। ये देखा गया कि कोई आदमी यहाँ से मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि 1:45 पे इनका दामाद रोहित जब घर में सुबह 5 तारीख को पहुंचा तो उसके द्वारा दिन में जब पहुंचा तो उसके द्वारा देखा गया कि दरवाज़ा आधा खुला हुआ है। और उसने अंदर जाकर के देखा तो वहाँ पे खून पड़ा हुआ था, घसीटने के निशान थे और बाथरूम में उसको डेड बॉडी मिली थी, गले में फंदा लगा हुआ था। इसमें पुलिस द्वारा लगातार जब सत्यापन की कार्रवाई की गई तो 9 तारीख से मनोज पुरी मिसिंग था। इसके बारे में जब गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला ये कुछ लोगों के साथ जुआ खेलता है। पुलिस ने उन सब से पूछताछ की। पुलिस ने इसमें देखा जाए तो 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की है, तो ये चीज़ निकल के आई कि इसने एक मोबाइल 500 रुपये में गिरवी रखा है। उस मोबाइल को देखा गया तो वो नंदा देवी का मोबाइल था। इससे क्लियर हुआ कि इसके द्वारा ये मोबाइल बेचा गया है। तो इसके आधार पर पुलिस ने मनोज पुरी की ढूंढ तलाश। उत्तराखंड के मसूरी में चोरी की वारदात सामने आई है। बता दी कि मसूरी अंबेडकर चौक पर चोरों ने 3 दुकानों के शटर तोड़े, लाखों रुपए का सामान चोरी करके फरार हो गए। वहीं चोरी की वारदात की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
चोरी की वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और साथ ही पुलिस ने मामले को दर्ज किया और साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते आगे खबरों में बात करेंगे। उत्तराखंड के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पेयजल निगम, जल संस्थान व संबंधित अधिकारियों को दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष शेष कार्यों को 15 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधीक्षण अभियंता जल निगम को सभी अधिशासी अभियंताओं के स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करते हुए प्रतिदिन हो रहे कार्यों की फोटोग्राफ के साथ विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यों में तेजी न लाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कार्य पूर्ण नहीं करते हैं तो उनकी सैलरी पर रोक लगा दी जाएगी। लगभग हमारी 2764 स्कीम्स हैं, उनमें से 18 स्कीम्स को छोड़ के बाकी सारी कंप्लीट होगी और अभी के रिव्यू में 10 to 11 स्कीम्स और क्लियर हो रही हैं। तो 31 मई तक हम ये उम्मीद करें कि हमारे सारे के सारे टेंडर्स हो जाएंगे, सारी योजनाओं पे काम स्टार्ट हो जाएगा और लगभग 1852 स्कीम्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और मैंने यही निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी अन्य स्कीम्स को भी कंप्लीट किया जाए और उन्हें विभिन्न एक्शंस को नोटिस भी हम लोग सर्व कर रहे हैं। और बढ़ते आगे, पीएम मोदी बहुत जल्द ही देवभूमि का दौरा करने वाले हैं। बता दें कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जून महीने में दौरा हो सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। और आपको बता दें कि इस बात की एक शुरुआती जानकारी उत्तराखंड शासन को आई है। वहीं इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से हमें उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। उनका जल्द ही उत्तराखंड दौरा होगा और इस दौरे से भी उत्तराखंड को लाभ होगा। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री को मानसखंड और आदि कैलाश के लिए आमंत्रित कर चुके हैं। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा काफी खास माना जा रहा है और पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।